हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद निकेता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 4 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द केनाल रेज। तो इसका आंसर हो जाएगा केनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस। दिस डिस्कवरी वाज क्रूशियल इन द डिस्कवरी ऑफ अनदर सबएटॉमिक पार्टिकल दैट वाज पॉजिटिवली चार्ज्ड, द प्रोटॉन। इसका मतलब क्या है कि केनाल रेज रेडिएशन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ये डिस्कवरी क्रूशियल थी क्योंकि इसकी वजह से ही दूसरे सबएटॉमिक पार्टिकल जो कि पॉजिटिव चार्ज का था उसकी डिस्कवरी हो पाई, जिसे आज हम प्रोटॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। अगर किसी एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है तो क्या उस पर कोई चार्ज होगा या नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो इसीलिए जो नेट चार्ज होगा वो न्यूट्रल बन जाएगा क्योंकि दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसीलिए उस पूरे एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, उसका चार्ज 0 होगा। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। थॉमसन के मॉडल के हिसाब से हमें बताना है कि एक एटम एज अ होल न्यूट्रल कैसे होता है। थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग एक एटम में नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स भी होते हैं और पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स भी होते हैं। जो नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स है वो एम्बेडेड है इनसाइड द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर देते हैं। इसकी वजह से जो एटम होता है वो एज अ होल न्यूट्रल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम विच सबएटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से हमें बताना है कि एक एटम के न्यूक्लियस में कौन सा सबएटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है। तो आंसर हो जाएगा प्रोटॉन, क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी ही प्रोटॉन की थी और उन्होंने बताया था कि सेंटर में किसी भी एटम के एक मास होता है और वो मास पॉजिटिव चार्ज का है और उस पॉजिटिव चार्ज के मास को उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया था। नेक्स्ट है ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विद 3 शेल्स। सो बोर ने जो मॉडल किया था उसमें 3 शेल्स थे KLM। तो इसका हमें स्केच बनाना है। तो ये स्केच काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में आए, तो आप इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें न्यूक्लियस को ड्रॉ करना है जो कि बिल्कुल सेंटर में होगा। फिर उसके बाद हमें एक सर्कल बनाना है जो कि पहला शेल होगा वो होगा K शेल, देन नेक्स्ट शेल है L शेल और उसके बाद आने वाला शेल होगा M शेल। तो ये हो जाएगा उसका स्केच। नेक्स्ट मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी एडुकार्ड की साइंस की क्वेश्चन बैंक, जो कि आज तक की सबसे ज्यादा रिकमेंडेड CBSE रेफरेंस बुक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स आए, आप फर्स्ट आए, टॉप स्कोरर बने, सो यू कैन प्रैक्टिस इट। और प्रैक्टिस करने से परफेक्ट बनते हैं। तो अगर आपको परफेक्ट बनना है, मार्क्स अच्छे लाने हैं, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस बुक का, आप जहाँ से जाके खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग अ फॉइल ऑफ मेटल अदर देन गोल्ड। अगर रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल की जगह किसी और मेटल की फॉइल को यूज किया होता तो क्या एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन में चेंज आता। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से। अगर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को किसी और मेटल की फॉइल को यूज करते अदर देन गोल्ड तो उसकी ऑब्जर्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आता। अब कोई चेंज क्यों नहीं आता, क्योंकि जो एटम्स होते हैं उनका एटम का अरेंजमेंट काफी ज्यादा सिमिलर होता है, इसी वजह से चेंज नहीं आएगा। और गोल्ड वो सिर्फ इसी वजह से चूज किया गया था क्योंकि वो काफी ज्यादा मेलिएबल है, मतलब उसे पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इसीलिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेलिएबल है इसीलिए उसे यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो एटम में कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं हमें बताना है। सबसे पहले प्रोटॉन, देन उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन, देन उसके बाद आते हैं रेड कलर के यहाँ पर मैंने बनाए हैं न्यूट्रॉन। तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज के होते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल चार्ज के होते हैं न्यूट्रॉन। तो इससे प्रोटॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा एंड देन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4U एंड 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। मतलब एक हीलियम का एटम है, उसका एटॉमिक मास 4 यूनिट है और उसके पास 2 प्रोटॉन्स है उसके न्यूक्लियस के अंदर। हमें बताना है उसमें कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले आपको मतलब समझना है ये एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास का मतलब होता है कि कितने न्यूट्रॉन है उसके अंदर किसी भी एटम के अंदर और कितने प्रोटॉन है, उसका सम अगर हमने कर दिया तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बस इस तरीके से। हीलियम एटम हैज 2 प्रोटॉन्स जैसा कि हमें गिवन है।
देन उसके बाद जो मास होता है किसी भी एटम का वो सम होता है मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड इट्स न्यूक्लियस। अब मास ऑफ एन एटम का मैंने क्या मतलब बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हमें गिवन है मास ऑफ एटम 4 एंड हमारे पास गिवन है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। बाद में हमें क्या निकालना है वो हमें गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर उसे वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे। 2 यहाँ पर पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल बचे 2। हमारे पास इस एटम के अंदर 2 न्यूट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट है राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम्स। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है कार्बन और सोडियम के एटम्स में, हमें इनका पता लगाना है। सबसे पहले हमें इसमें याद करने पड़ेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको 1 से लेके 20 तक तो याद होने ही चाहिए, आगे करें तो आपके लिए और बेटर होगा, लेकिन अभी की क्लास के लिए आपको 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। तो इसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। बाकी आप अरेंजमेंट देख सकते हैं एटम्स इलेक्ट्रॉन्स का। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसकी वजह से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। पहला जो के शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हम एक फॉर्मूले से निकालते हैं, वो होता है 2n²। तो आई विल राइट 2n²। n का मतलब होता है शेल का नंबर। अब देखो सबसे पहला जो के शेल है वो होता है 1। अगर हम n की जगह 1 रखते हैं और 1 का फिर स्क्वायर करें तो 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, हमारे पास बचे 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के अंदर, तब भी हमारे पास 4 बचेंगे अगर हमने 2 पहले शेल में डाल दिए। दूसरा जो शेल है n की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे, तो 2 के स्क्वायर में जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 8। मतलब जो L शेल है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसीलिए बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन हम इस शेल में डाल देंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कार्बन एटम के अंदर, वो हो जाएगा 2 4। नेक्स्ट है हमें निकालना है सोडियम के एटम के अंदर। सोडियम के एटम की जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 11, इसीलिए इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, बाद में हमारे पास बचा 1। तो बाद वाला बचा हुआ 1 हम नेक्स्ट शेल में डालेंगे, एल शेल में नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर उसके बाद हम एम शेल पर 1 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी वो हुई 2 8 1। If K and L shell of an atom are full, then what would be the total number of electrons in the atom? अगर किसी एटम के K और L शेल फुल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सबसे पहले K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। L शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सेंस लगाए तो हमें पता चल जाएगा टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स टोटल उस एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। अब हम कैसे निकालेंगे तो चलिए देखते हैं। अगर किसी एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट शेल पर इलेक्ट्रॉन का नंबर या तो 4 है या तो 4 से कम है, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, जितने उसके आउटर मोस्ट शेल पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल पर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 8 माइनस, क्या माइनस करेंगे उसमें से हम, आउटर मोस्ट शेल पे जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम के एग्जांपल से हम इसे और बेटर तरीके से समझेंगे। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होती है। तो इसके लास्ट वाले शेल पर 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है यानी 4 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 8 में से 7 माइनस कर देंगे। तो 8 में से 7 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास सल्फर का, सल्फर के लास्ट वाली शेल पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है जो कि फिर से 4 से ज्यादा है, तो हम 8 में से 6 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 2। तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम की लास्ट शेल पे प्रेजेंट होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 से कम है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि उसकी वैलेंसी जितने इसके आउटर मोस्ट शेल पे प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन वही हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसकी वैलेंसी भी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if the number of electrons in an atom is 8 and the number of protons is also 8, then what is the atomic number of the atom and what is the charge on atom? तो सबसे पहले यहाँ पर हमें गिवन है कि एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 है और प्रोटॉन भी उसके अंदर 8 है, तो हमें बताना है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन।
यहाँ हमें गिवन है कि 8 प्रोटॉन गिवन है, तो यही इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अब बात करें चार्ज की, तो यहाँ पर प्रोटॉन भी सेम नंबर में है और इलेक्ट्रॉन भी सेम नंबर में है, इसीलिए क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर देंगे, जिसकी वजह से उनका जो चार्ज है वो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ टेबल 4.1 फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। तो इसमें सबसे पहले आप समझ लो, पहले मास नंबर क्या होता है। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब हमें किस किस का निकालना है, ऑक्सीजन का और सल्फर का। तो सबसे पहले ऑक्सीजन ये रहा और सल्फर ये रहा। अब देखो सबसे पहले इसमें कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है 8 और इसमें कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है 8। तो इसका मास नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 है, दोनों को ऐड करके हमारे पास 16 आएगा, तो इसका मास नंबर हो जाएगा। देन निकालना है सल्फर के एटम का। सल्फर के एटम में 16 ही हमारे पास प्रोटॉन है और 16 ही न्यूट्रॉन है, दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 32। तो 32 इसका हो जाएगा एटॉम मास नंबर। नेक्स्ट है, फॉर द सिंबल H, D and T tabulate 3 subatomic particle found in each of them। अब हमें क्या निकालना है कि H, D और T क्या है। सबसे पहले H, D और T क्या है, आइसोटोप्स। तो हमें तीनों सबएटॉमिक पार्टिकल्स कितने कितने प्रेजेंट है हमें एक टेबल की मदद से बनाना है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप होता है वो होता है प्रोटियम। यहाँ हमने हाइड्रोजन लिखा है, नॉर्मली आप प्रोटियम भी लिख सकते हैं, प्रोटियम लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सिंबल लिखना चाहे तो लिखें, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये वाली डिटेल्स अगर आप मिस भी कर देते हैं तो चलेगा, लेकिन ये वाली आपको डालनी है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा प्रोटियम में, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होगा उसके अंदर और न्यूट्रॉन एक भी नहीं होगा। ड्यूटेरियम में क्या होगा, ड्यूटेरियम में एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा। ट्राइटियम में क्या होगा, ट्राइटियम में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही प्रोटॉन होगा और 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबर्स। सबसे पहले आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं जिनका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन उनका न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग होता है, जिसकी वजह से उनके मास नंबर में भी बदलाव आता है। तो कार्बन के 2 आइसोटोप लिख देंगे। अगर आप चाहें तो आप हाइड्रोजन के भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो उनका भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आइसोटोप इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,4, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी जाएगा 2,4। देन है आइसोबार्स। आइसोबार्स वो आइटम्स होते हैं जिनके पास मास नंबर तो सेम होता है, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर अलग होता है, जिसकी वजह से उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो भी अलग होती है। अब एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हैं कैल्शियम और आर्गन का। हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये निकल के आएगी एंड देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन की ये निकल के आएगी। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका जो अप्रिसिएशन होता है वो हमें मोटिवेट करता है ऐसे और वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।